right? तो फर्स्ट इज बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस मेथड, राइट? तो इस मेथड में एंटरप्रेन्योर सबसे पहले अपना नेट बेनिफिट निकालता है। सो नेट बेनिफिट के लिए वो सबसे पहले अपना टोटल बेनिफिट निकालता है कि जितनी रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है उसे फ्यूचर में होने की, वो उन सारी रेवेन्यू का पहले वैल्यू निकालता है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रेवेन्यू इन फ्यूचर, राइट? फिर वो ये मान के भी चलता है कि कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड लॉस जो है वो होना ही होना है। इसको इसको कहते हैं अवॉइडिंग रिस्क, राइट? तो एक डिसबेनिफिट्स भी होते हैं। डिसबेनिफिट्स आर प्रिज्यूम्ड। वो कुछ परसेंट होता है रेवेन्यू का कि मान लीजिए इतना परसेंट जो है वो उस लॉस में चली जाएगी जो हमने देखा ही नहीं लेकिन होगा, राइट? तो उसको अनएक्सपेक्टेड लॉस कहते हैं। तो वो इस अनएक्सपेक्टेड लॉस को उस टोटल रेवेन्यू जो एक्सपेक्टेड है फ्यूचर में होने की प्रोजेक्ट से, उससे उसको माइनस करता है। फिर वो घटाता है कि प्रोजेक्ट को रन करने की कितनी कॉस्ट होगी, राइट? दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेशनल कॉस्ट। वो उसको टोटल रेवेन्यू में से घटाता है। तो एक्चुअली ये जो चीज उसके हाथ में आई है अब टोटल बेनिफिट में से, जब उसने अनएक्सपेक्टेड लॉस और ऑपरेशनल कॉस्ट को घटाया, दैट इज नेट बेनिफिट। तो इसमें बेनिफिट, टोटल बेनिफिट नहीं देखा जाता है, नेट बेनिफिट देखा जाता है सबसे पहले। एक्चुअली यही बेनिफिट है जो उसे मिल रहा है। तो वो कुछ परसेंटेज निकाल लेता है रेवेन्यू का कि इतना अनएक्सपेक्टेड लॉस में जाएगा जो हो सकती है, और इतना जो है प्रोजेक्ट को रन करने की ऑपरेशनल कॉस्ट आएगी। So the net benefit received by the entrepreneur is the expected revenue earned by the entrepreneur minus the unexpected loss minus the operational cost. The operational cost is the cost incurred to run the project. ये उसको मालूम होती है कि इस प्रोजेक्ट को रन करने की कितनी कॉस्ट होगी, और वो उसको माइनस करके एक नेट बेनिफिट निकालता है। ये सबसे पहला काम है। अब हम देखेंगे कि वो नेट कॉस्ट कैसे वर्कआउट करेगा। तो एक्चुअली ये जो बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस मेथड होता है, इसमें हम नेट बेनिफिट और नेट कॉस्ट निकालते हैं, ना कि टोटल बेनिफिट और टोटल कॉस्ट। सो माइंड इट। सो यू कैन नोट दिस स्लाइड बिफोर आई प्रोसीड फर्दर। सो नाउ लेट अस कम कि वो नेट कॉस्ट कैसे निकालता है। सो नेट कॉस्ट है कि जो उसने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया है, राइट, दैट माइनस द सैल्वेज वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट। सो ये सैल्वेज वैल्यू क्या होती है? सैल्वेज, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोजेक्ट में एसेट्स होंगे। सो एसेट जो है वो टाइम के साथ डिप्रिशिएट होता है, यानी कि अपनी जो वैल्यू है, बुक वैल्यू है, वो उसकी जो है टाइम के साथ जो है वो डिप्रिशिएट होती है। कोई भी आपने एसेट ले लिया है, गाड़ी खरीदी है, ट्रैक्टर खरीदा है, कुछ भी खरीदा है, तो टाइम के साथ साथ जो है वो उसकी जो वैल्यू है वो घटती है एक डेफिनेट डिप्रिशिएशन रेट से। सो सैल्वेज वैल्यू जो है वो प्रोजेक्ट की बुक वैल्यू है किसी समय पर, राइट? तो इसको हम माइनस इसलिए कर रहे हैं कि मान लीजिए एंटरप्रेन्योर का विचार जो है वो बदल जाता है और वो इस प्रोजेक्ट को जो है सेल आउट करना चाहता है, बेचना चाहता है। तो वो ये वो कॉस्ट है जो उसकी रिकवर हो जाएगी, राइट? उस समय जो भी इसको खरीदेगा वो सैल्वेज वैल्यू के आधार पे खरीदेगा कि भाई ये इस समय चल रहा था, इतने साल ये चल लिया, इतना डिप्रिशिएशन हो गया, आज की तारीख में इसकी बुक वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू इतनी है। उतने पैसे उसने एंटरप्रेन्योर को दे दिए और प्रोजेक्ट दूसरे आदमी का हो गया। तो एंटरप्रेन्योर को ये कॉस्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट से कम हो गई क्योंकि ये उसकी रिकवरेबल कॉस्ट हो गई, राइट? तो इसलिए हम इनिशियल प्रोजेक्ट को ही नहीं मानते हैं, जो उसने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया है उसी को नहीं मानते हैं, बल्कि उसमें से सैल्वेज वैल्यू को घटाते हैं। क्योंकि अगर ये एंटरप्रेन्योर उस प्रोजेक्ट को सेल आउट करना चाहता है तो ये वो कॉस्ट है जो उसकी रिकवरेबल हो सकती है इनिशियल इन्वेस्टमेंट में से, राइट? सो दिस इज अबाउट दी नेट कॉस्ट जो वो वर्कआउट कर लेता है कि भाई मान लीजिए ये प्रोजेक्ट नहीं चल रहा और मैं 3-4 साल के बाद इसको सेल ऑफ करना चाहता हूँ, या मेरे मन में कोई और अच्छे प्रोजेक्ट की बात आ रही है, तो वो उसकी सैल्वेज वैल्यू निकाल लेता है उन एसेट्स की और मानता है कि ये सैल्वेज वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट से मैं माइनस कर रहा हूँ, यानी कि ये कॉस्ट है जो मेरी रिकवरेबल हो गई, राइट? So the cost actually incurred by the entrepreneur is the initial investment minus salvage value of the project.
The project assets depreciate in value with time. At a given time, the book value of a project is called its salvage value, right? So salvage value of the project is the recoverable cost which an entrepreneur can realize if he is able to sell his project at any time, right? तो ये जो है वो कॉस्ट है जो उसने इन्वेस्टमेंट कॉस्ट से रिकवर हो गई उसकी जब उसने उसको बेच दिया, बट ये बुक वैल्यू होती है डिप्रिसिएशन के बाद मिलती है, दैट इज नोन एज सैल्वेज वैल्यू। इस प्रकार से एंटरप्रेन्योर नेट कॉस्ट को वर्कआउट करेगा कि भाई ये लागत एक्चुअली लग रही है, और नेट बेनिफिट वर्कआउट करेगा कि भाई ये बेनिफिट एक्चुअली मेरे पास आ रहा है जिसमें मैंने अनएक्सपेक्टेड लॉस और ऑपरेशनल कॉस्ट सब करके देख लिया है कितना बेनिफिट एक्चुअली मुझे मिल रहा है। जब ये दोनों फिगर्स उसके पास हो जाती हैं तब वो लगाता है बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, B/C रेशो, राइट। ये हमने एक न्यूमेरिकल भी किया था लास्ट लेक्चर में, जो यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन भी आए हुए हैं इसके ऊपर। बेनिफिट कॉस्ट रेशियो या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इसी को कहते हैं, ये सेम चीज होती है। दिस इज एक्चुअली अ रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कह लीजिए या बेनिफिट कॉस्ट रेशियो कह लीजिए, दीज आर सेम थिंग्स। सो यू कैन नोट दिस स्लाइड बिफोर आई प्रोसीड फर्दर। तो इस प्रकार से एक एंटरप्रेन्योर बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस मेथड से बेनिफिट कॉस्ट रेशियो को वर्कआउट करता है। सो द एंटरप्रेन्योर वर्कआउट द बेनिफिट कॉस्ट रेशियो एज नेट बेनिफिट टू नेट कॉस्ट। फॉर द प्रोजेक्ट टू बी इकोनॉमिकली वायबल, B/C रेशियो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये एक से इक्वल या बड़ा होना चाहिए तभी इसको इकोनॉमिकली वायबल कहेगा। तो ये इसका फर्स्ट मेथड है जिससे वो इकोनॉमिक वायबिलिटी का असेसमेंट करता है। तो नोट दिस स्लाइड बिफोर आई प्रोसीड फर्दर।